हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मी हूँ मैम। और अगर आप मेरे चैनल के न्यू विजिटर हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट। एंड एज प्रॉमिस्ड मैं लेकर आई हूँ 9th क्लास की बायोलॉजी, जो कि पहले मैंने प्रॉमिस किया था कि हम क्लास 9 का मैथ्स और बायो लेकर आएंगे। तो दिस इज द बायो सेशन ऑफ क्लास 9। एनसीईआरटी बुक को हम फॉलो कर रहे हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 से, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी बुक, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो शुरू करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से। जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, फंडामेंटल मीन्स बेसिक। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स कि हमारी लाइफ स्टार्ट कहाँ से हो रही है, उसके बारे में वहां से हम शुरू करेंगे और पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। So without wasting any time, let's just switch to the explanation of the chapter. So as we know, the name says the fundamental unit of life. Fundamental मतलब basic. लर्नर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हम भी जानते हैं कि जब हम कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या रखना होता है, उसका फाउंडेशन स्टोन, उसकी नींव रखनी होती है। उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर को रेडी करते हैं। तो वैसे ही हमारे ह्यूमन बॉडी के या आप प्लांट्स, एनिमल्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव है सेल, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में मेजरली पढ़ने वाले हैं, सेल। अब ये सेल आया कहाँ से, इसके लिए मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। बैक इन द ईयर 1665 में किंग चार्ल्स टू ने अपने एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक को बोला था कि कुछ ऐसी चीज इन्वेंट करो जिससे मैं दुनिया की हर छोटी चीज, छोटी से छोटी चीज को भी देख पाऊँ। तो रॉबर्ट हुक ने क्या इन्वेंट किया, माइक्रोस्कोप। यहाँ से हुई माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन। एक बार रॉबर्ट हुक बैठे हुए थे और उनके दिमाग में पता नहीं क्या सूझा, तो उन्होंने अपनी बॉटल की कॉर्क को लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे माइक्रोस्कोप लेंस में उसको सेट कर दिया। तब वहां उन्हें क्या दिखा, वहां उन्हें दिखा एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब, जैसे मधुमक्खी के शहद का जो हम मधुमक्खी के छत्ते का जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, वैसा स्ट्रक्चर उन्हें दिखा। और उस स्ट्रक्चर में उन्हें छोटे छोटे से ये पार्टिकल्स देखिए जैसे यहाँ आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जिसमें ब्लैक डॉट सी दिख रही है, मतलब बीच में उनके सेंटर में सर्कल सा दिख रहा है। अभी इतने सारे कंपार्टमेंट्स थे तो उन्होंने इन कंपार्टमेंट को नाम दिया सेल्स। हाँ, सेल इज द लैटिन वर्ड जो लैटिन में जिसका मतलब होता है छोटा सा रूम, छोटा सा कोई स्पेस। तो वहां से ये नेम डिराइव हुआ, सेल। सेल का स्ट्रक्चर यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कैसा होता है। सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम एक छोटा सा इनर सर्कल देख पा रहे हैं जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो यहाँ पूरी स्टोरी से निकला हमारा सेल। अब हम इस सेल को मेजरली पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। तो चलिए अब पढ़ते हैं व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। सेल, सेल की डेफिनेशन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी चीज की, किसी भी लाइफ की नींव को हम बोलते हैं सेल। तो हम सेल की डेफिनेशन यहाँ क्या लर्न करेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल मीन्स जिस पे हमारा बॉडी का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा। फंक्शनल मीन्स हमारी फंक्शनिंग जिस पे डिपेंड करेगी। जी हाँ, कहने को इतना सा सेल है बट आप ये देखिए कि पूरी लाइफ उस पर डिपेंड कर रही है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ विल बी कॉल्ड सेल। अब सेल, यहाँ हमारे जो सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, सिंस क्लास 6 वी आर स्टडीइंग अबाउट इट, बट यस नाउ वी नीड टू रिफाइन इट अगेन। सेल, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने टाइप के हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। What is unicellular? Uni means one. साइंस में यूनि का मतलब होता है वन। What is unicellular? Unicellular means जो एक सेल से जो ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं, जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है। Unicellular means only one cell.
इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो मतलब 6th क्लास से हमें रटा हुआ है, अमीबा, जिसकी कोई शेप नहीं होती, कैसे भी वो मॉडिफाई हो जाता है, दैट इज अमीबा। मल्टीसेलुलर हमसे बड़ा कोई एग्जांपल हो नहीं सकता जिसमें एक से ज्यादा सेल हो। ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, उसके बाद बहुत सारे एनिमल्स मल्टीसेलुलर है। तो दिस इज यूनिसेलुलर, दिस इज मल्टीसेलुलर। मल्टी मींस मोर देन वन। अब यूनिसेलुलर के और एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। अमीबा है, अमीबा के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। हम पैरामीशियम पढ़ रहे हैं, सिंस क्लास 6-7 हम पैरामीशियम के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लैमाइडोमोनस हम पढ़ रहे हैं। ये सब नेम्स आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमाइडोमोनस। और मल्टीसेलुलर, मैन, लायन, टाइगर, दीज ऑल आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये दोनों ऑर्गेनिजम्स काम कैसे करते हैं, इनके सेल्स काम कैसे करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। यूनिसेलुलर मीन्स एक। अब अगर मैं मेरे घर में अकेले रह रही हूँ तो झाड़ू, पोछा, खाना, कपड़े धोना, ये सब मुझे ही करना है। तो मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी काम होगा वो सब काम वो अकेला सेल करेगा। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज लाइक अ जॉइंट फैमिली, जहाँ पे खाना कोई 2 जन बनाएंगे, सफाई का डिपार्टमेंट किसी और का है, तो ग्रोसरी लाने का काम किसी और का है, वही काम हमारी बॉडी में होता है। मल्टीसेलुलर होने की वजह से क्या होता है भाई, कुछ सेल्स हैं जो रेस्पिरेशन संभालेंगे, कुछ सेल्स हैं जो डाइजेशन की तरफ ध्यान देंगे, कुछ सेल्स हैं जो हमारे ब्रेन के लिए वर्क करेंगे, कुछ सेल्स जो हैं जो हमारे मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, हर सेल का अलग अलग काम है, हर फंक्शन के हिसाब से सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक अकेले सेल को अपना काम करना पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, कि एक सेल के स्ट्रक्चर, एक सेल में होता क्या क्या है। एक सेल में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपारटस, ये सब कुछ होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। एक सेल की आउटर कवरिंग को हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मींस लेयर, प्लाज्मा मींस बहुत पतली सी फ्लेक्सिबल सी लेयर होती है। अब आप सपोज करिए कि हमारे घर में कोई कुरियर आया, तो वो क्या कैसे आता है, वो फुली पैक होकर आता है। क्यों वो पैक होकर आता है, क्योंकि हम ये इंश्योर करते हैं, या भेजने वाला ये इंश्योर करता है कि उसको कोई भी आउटर डैमेज या हार्म ना हो। तो वही काम है, उस वही पैकिंग है बेसिकली एक सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि उसको किसी भी फॉरेन एजेंट से कोई डैमेज ना हो। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सेल। सेकंड, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमें प्लांट सेल्स में भी मिलेगी और एनिमल सेल्स में भी मिलेगी। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। थर्ड, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब आप सोचेंगे बहुत ही बड़ा सा वर्ड है, बट नहीं। सिलेक्टिवली परमिएबल मींस लिमिटेड एंट्री ऑफ आउटर कंपाउंड्स। अब अगर हमारे घर के बाहर एक गार्ड है, तो क्या होगा, हमारे फैमिली मेंबर्स को तो एंट्री दे देगा, बट इफ ही शी फील्स कि कोई आउटर पर्सन आया है, कोई थर्ड पर्सन है जिसको वो नहीं जानता है, जिसको हमने कभी नहीं बुलाया, तो वो उनकी एंट्री वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, उनको एंट्री नहीं देगा। तो मतलब लिमिटेड लोगों को एंट्री मिलना, कुछ को मिलना, कुछ को ना मिलना, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसके मैंने आपको 3 फीचर्स बताए, याद रखिए। इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सेल, इट इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। थर्ड, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों है, कुछ तो पर्पस होगा जो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है जी। सेल में देखिए 2 काम होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस inside and outside the cell and movement of water। पानी और गैस की जो मूवमेंट है वो एक सेल के अंदर बाहर चलती है, इसीलिए ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल कहलाती है।
एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम क्या नाम देंगे? डिफ्यूजन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज डिफ्यूजन। ये डेफिनेशंस आती हैं तो इसलिए परेशान मत होना कि ये क्या पढ़ लिया, ये वर्ड तो हमने बुक में देखा ही नहीं था। ऑस्मोसिस, ओह माय गॉड सच अ बिग वर्ड, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। नहीं, ये टर्म्स हैं इन सेंटेंसेस के लिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज डिफ्यूजन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर इज ऑस्मोसिस। तो अगर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस या डिफाइन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस या give a name to the exchange of gases, with that will be diffusion. Give a name to the movement of water molecules inside and outside the cell, that will be osmosis. तो ये छोटे छोटे टर्म्स को हमें याद रखने की जरूरत है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। इफ कंफ्यूज हो रहे हो प्लेबैक करके वापस देखो कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बेसिकली है क्या, और वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि ये चीजें बार बार यूज होंगी तो आपको वो वीडियो देखते देखते ही वो टर्म्स और वो डेफिनेशंस जो है लर्न हो जाएंगे। और अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि मैं आगे आपको सॉल्यूशन कंसंट्रेशन समझाने वाली हूँ, ना समझ में आए तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि हमें जो भी बात आपको नहीं समझ में आया मेंशन कर दीजिए, वो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। और यहाँ पे ऑस्मोसिस का मैं सॉल्यूशन कंसंट्रेशन आपको समझा देती हूँ। 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो पहले हम देख लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या रहता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बेसिकली क्या होता है, जो एक सॉल्यूशन में हमने 2 कंपोनेंट्स पढ़े थे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा वाटर होता है और सॉल्यूट कुछ भी पार्टिकल हो सकते हैं, कोई केमिकल हो सकता है, एनीथिंग। तो इसमें क्या होता है, लेस सॉल्यूट रहता है। सॉल्यूट जो है वो कम रहेगा, सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा रहेगा। सॉल्वेंट मींस वाटर जो है वो ज्यादा रहेगा और सॉल्यूट जो है वो कम रहेगा। दिस इज आवर सॉल्यूट और ये जो है हमारा वाटर। अब अगर ज्यादा हमारे सेल से ज्यादा वाटर इसमें रहता है, अगर इस ज्यादा वाटर वाले सॉल्यूशन में हम अपने सेल को डालेंगे तो क्या होगा, हमने ये पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या मूवमेंट ऑफ गैसेस कैसे होती है, हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो रहता है। जैसे कि मेरे पास अगर ज्यादा मनी है और XYZ के पास कम है, तो आइडियली इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास से मनी उसके पास जानी चाहिए। तो सिमिलरली हायर कॉन्सेंट्रेशन में से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी। तो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जहां सॉल्यूट कम और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर क्या होगा, यहाँ से हमारे सेल में एंटर करेगा। तो फिर इवेंचुअली क्या हो जाएगा, हमारा सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा। तो याद रखिएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल स्वेल होगा। क्यों? क्योंकि वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, तो वाटर सॉल्यूशन में से सेल में एंटर करेगा। अब हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक में सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा रहता है और सॉल्वेंट का कम रहता है। मतलब वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम रहेगा, तो कम कॉन्सेंट्रेशन है और हमारे सेल में अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो क्या होना चाहिए, वाटर जो है सेल में से सॉल्यूशन में, और इवेंचुअली क्या हो जाएगा, जब सेल अपना वाटर खोएगा तो क्या होगा, सेल श्रिंक करेगा। तो याद रखिए हाइपोटोनिक में स्वेल करेगा, हाइपरटोनिक में श्रिंक करेगा। और आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मींस न्यूट्रल, सेम रहता है अमाउंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा। आइसोटोनिक में सेम रहेगा। तो देख रहे हो आप कितना इजी है, हाइपो में स्वेल, हाइपर में श्रिंक एंड आइसो में सेम। ये अगर क्लियर है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा यहाँ पर कवर अप हो गया है, जिसमें हमने पढ़ा कि इट प्रोटेक्ट्स द सेल, इट इज फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, और
it allows the diffusion and osmosis to take place between the cell and the outer bodies. डिफ्यूजन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और ऑस्मोसिस का क्या इफेक्ट है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और अगर समझ में नहीं आया है, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करो कि क्लियर नहीं है, और समझ में आया है तो ज़रूर वो भी मेंशन करो और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर फॉरवर्ड करो, लिंक शेयर करो, ताकि वो भी इस कंसेप्ट को बहुत ही इजीली एक लोकल लैंग्वेज में समझ पाए। अब मैं आपको बताती हूँ सेल वॉल क्या होता है। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल का भी वही काम है, बट सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ी ज्यादा रिजिड होती है, मतलब ये थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, और ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं डैमेज के, एंड सेकेंड प्लांट सेल में क्या होता है, ड्यू टू हीट या पानी ना मिलने की वजह से वो जो है वाटर कंसंट्रेशन, अपना जो वाटर कंटेंट है वो जल्दी लूज करता है, और अगर एक प्लांट अपना वाटर कंटेंट लूज कर देगा तो इट विल इवेंचुअली डाई, फिनिश ऑफ। तो उस चीज से बचाने के लिए सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक रिजिड वॉल है, रिजिड वॉल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर ये मेन गार्ड होती है, आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज परमिएबल, ये सबको अलाउ करती है, जाओ अंदर, क्योंकि अंदर दूसरा गार्ड बैठा है वो अपने आप दिखेगा, एंड इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। इसके चार फीचर्स आप देख लीजिए। एक रिजिड वॉल स्ट्रक्चर है आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब जब आप एक प्लांट सेल को स्टडी करेंगे ना, जब आप इसका डायग्राम स्टडी करेंगे तो पहले आप क्या देखेंगे, सबसे बाहर होती है सेल वॉल, उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो रिजिड वॉल आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल्स एंड इट इज परमिएबल। और बाकी जो काम है इसका भी सेम ही है, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सेल, सेल की प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही एक क्विक डिफरेंशिएशन समझा देती हूँ सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और उसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं प्लाज्मा एंड सेल वॉल। देखते जाइएगा, बहुत इजी है। प्लाज्मा जो है इसका भी फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सेल, इसका भी फंक्शन सेम है, प्रोटेक्शन ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, इट इज परमिएबल। अगर 3-4 मार्क्स का 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है ना, तो इसको एज इट इज छाप देना, और कुछ की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, it is present only in plants, ये इनसाइड सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर होती है प्लाज्मा प्लांट सेल्स में, और ये आउटर मोस्ट, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर का जो स्ट्रक्चर है, ये फ्लेक्सिबल होती है और ये रिजिड। देखिए यहाँ पे हमने 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन लिख लिए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सेल तो दोनों में कॉमन है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल, ये परमिएबल, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मिलेगी, वो सिर्फ प्लांट्स में। ये सेल वॉल के अंदर होती है प्लाज्मा, और सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, ये
फ्लेक्सिबल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ इट बीइंग सिलेक्टिवली परमिएबल, और ये जो है रिजिड स्ट्रक्चर रहता है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। आज हमने कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स कवर कर लिए? हमने सेल की हिस्ट्री डिस्कवरी कवर की, हमने सेल की डेफिनेशन पढ़ी, हमने सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, मल्टीसेल्युलर के बारे में पढ़ा। सेल ऑर्गेनेल्स में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल कवर कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे न्यूक्लियस से, व्हिच इज द ब्रेन ऑफ द सेल। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, ताकि आगे के और भी टॉपिक्स आप इजीली कवर अप कर पाए। और कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मेरे पास इसके हैंडमेड नोट्स अवेलेबल हैं। इफ यू वांट दोज नोट्स कि हाँ हमें इजीली क्वेश्चन आंसर फॉर्म में या नोट्स फॉर्म में वो चीज मिल जाए, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द सेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।